लास्ट लेक्चर के अंदर अपन पढ़ रहे थे कूलिंग एंड लिब्रिकेशन के बारे में। इसके अंदर अपन ने डिफरेंट मेथड ऑफ कूलिंग पढ़े थे। आज हमारा लेक्चर है कूलिंग एंड लिब्रिकेशन का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कि कैसे जो है फॉल्ट्स कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, लिब्रिकेशन सिस्टम अक्सर फेल हो जाते हैं। लिब्रिकेशन और जो है कूलिंग सिस्टम कई बार फेल हो जाता है कई सिस्टम्स के अंदर। तो जिसके कारण क्या है, बहुत सारी खतरनाक घटनाएं होती हैं। जैसे कि अगर जो है लिब्रिकेशन कूलिंग सिस्टम फेल हो जाए, रेडिएटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि इंजन जो है वो सीज हो जाएगा, पूरा बेल्ट हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन जो है ओवर हीटेड हो जाएंगे, जिसके कारण वो सिलेंडर के साथ बेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी घटनाएं होती हैं जहां जैसे लिब्रिकेशन सिस्टम फेल हो गया तो क्रैंक केस नीचे से फेल हो जाएगा, जिसके कारण क्या है क्रैंक घिस जाएगी जल्दी और वो खत्म हो जाएगी, तोड़ देगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं जब लिब्रिकेशन और जो कूलिंग सिस्टम है वो फेल हो जाए। तो फॉल्ट फाइंडिंग इन कूलिंग सिस्टम, फॉल्ट फाइंडिंग इन कूलिंग सिस्टम। तो कूलिंग सिस्टम सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से फॉल्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कूलिंग सिस्टम, कूलिंग एंड लिब्रिकेशन सिस्टम दोनों ही लिख लेते हैं अपन। कूलिंग एंड लिब्रिकेशन सिस्टम दोनों के अंदर फॉल्ट फाइंड करने अपन ने कि कौन कौन से फॉल्ट्स हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन फॉल्ट कौन सा है कि अगर जो है कूलिंग सिस्टम जो है सही से वर्क नहीं कर रहा, गाड़ी ओवरहीट हो रही है, उसके ऊपर टेम्परेचर की एक वो है टेम्परेचर चेक करने का, रेडिएटर का टेम्परेचर चेक होता रहता है कंटिन्यू। अब इंजन का टेम्परेचर चेक होता रहता है। अगर इंजन का टेम्परेचर मोर देन इनफ है, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, रेड में चली जाए सुई, तो इट मींस क्या है, जो इंडिकेटर है वो रेड में चला गया। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कुछ ना कुछ फॉल्ट आ गया। तो कौन से फॉल्ट हो सकते हैं, सबसे पहले तो जो अपन ने थर्मोस्टेट यूज किया था, ठीक है, थर्मोस्टेट का काम क्या था, जो है उसको कूलेंट को अगर वो ज्यादा ठंडा हो जाए जरूरत से तो उसको डायरेक्ट सप्लाई कर देना टू द पंप। कई बार कुछ खराबी के कारण हो सकता है उसने डायरेक्ट सप्लाई कर दिया हो, ठीक है। तो थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट फेलर, जो है थर्मोस्टेट फेल हो गया है, जिसके कारण क्या है, लिक्विड जो है कूलेंट जो है वो वापस सीधा पंप में जाना स्टार्ट हो गया, वो रेडिएटर के थ्रू जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, चेंज द थर्मोस्टेट। इसको सही करने के लिए इसकी रेमेडी क्या है, चेंज द थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट को चेंज कर दो। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम आई, थर्मोस्टेट खराब हो गया, जिसके कारण क्या है वहां पे जो है कंटिन्यू डायरेक्ट सप्लाई जो है रेफ्रिजरेंट की वो जाना स्टार्ट होगी। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, थर्मोस्टेट को अपन चेंज कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, रेमेडियल एक्शन। एक्शन अपन ने क्या सही करना है, ठीक है। जो है कौन कौन से फेलर आ जाते हैं उसके अंदर, फेलियर्स जो है कौन कौन से फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, फॉल्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे, फॉल्ट कौन कौन से आ जाते हैं। तो सेकंड फॉल्ट कौन सा हो सकता है, अब ये कूलिंग सिस्टम का फॉल्ट है, जो है कूलिंग फैन वो बंद हो गया है, ठीक है, कूलिंग फैन प्रॉब्लम। जो कूलिंग फैन है उसके ऊपर जा तो हो सकता है कि वो इंजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बंद हो जाए। कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है, कई इंजन के अंदर तो डायरेक्ट इंजन के साथ ही कनेक्टेड होता है, कई के साथ क्या होता है वो इलेक्ट्रिकली अलग से कनेक्टेड होता है, जो कि कभी चलता है कभी बंद होता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, कूलिंग फैन के अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी हो, तो रिपेयर the motor of कूलिंग फैन, कूलिंग फैन की मोटर को रिपेयर करना है या उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कूलिंग फैन जो है वो चल नहीं रहा, ठीक है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि उसकी मोटर एरर हो जाए या कोई वायरिंग की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो कूलिंग फैन बंद हो जाए तो भी रेडिएटर ओवरहीट हो जाएगा, जिसके कारण इंजन भी ओवरहीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, लैक ऑफ कूलेंट, लैक ऑफ कूलेंट। कई बार क्या होता है आप कूलेंट चेक ही नहीं करते रेडिएटर के अंदर, कंटिन्यू चलते रहने के कारण इंजन के अंदर से कूलेंट की कमी हो जाती है, इंजन के अंदर जो कूलेंट का लेवल है वो लो चला जाता है, जिसके कारण इंजन हीट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, रीफिल
द कूलेंट दैट इज वाटर, वाटर भी हो सकता है वो कूलेंट, तो वाटर को रिफिल करो उसमें, ठीक है, रेडिएटर के अंदर, इन रेडिएटर, इन रेडिएटर, रेडिएटर के अंदर फिर से कूलेंट को फिल कर दो। ये भी एक जो है प्रॉब्लम रहती है कई बार व्हीकल्स के अंदर। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट आ सकता है प्रॉब्लम इन पंप, एक पंप जो है वो उसको डिलीवर कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो प्रॉब्लम इन पंप, पंप के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो इस जो पंप है वही तो उसको वापस लेके आ रहा था, कंटिन्यूअस को सर्कुलेट कर रहा था, ठीक है, तो इस मामले में क्या करना पड़ेगा, रिपेयर द पंप और चेक द सील्स, ठीक है, सील्स को चेक करो उसकी जो है कई बार लीकेज ना हो गई हो, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की उसके अंदर से, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये फॉल्ट्स है और ये उनकी रेमेडीज हैं इन कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम के अंदर ये फॉल्ट आ सकते हैं। अब आती है बात लिब्रिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है, लिब्रिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से फॉल्ट्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, फॉल्ट इन लिब्रिकेशन सिस्टम, फॉल्ट्स, सबसे पहले फॉल्ट कौन कौन से आ सकते हैं, सबसे पहला चेक करते हैं प्रॉब्लम इन पंप, ठीक है, सबसे पहले तो लैक ऑफ लेवल, वही लिब्रिकेशन, लैक ऑफ लिब्रिकेंट, लिब्रिकेंट, अब लिब्रिकेंट कहाँ रहते हैं, ये इंजन के नीचे वाले हिस्से में रहते हैं, वहां से एक वायर निकलती है लेवल चेक करने के लिए उसका, ठीक है, तो ये लेवल बार बार चेक करते रहना चाहिए, ठीक है, चेक करने के बाद अगर कम हो, चेक द लेवल ऑफ lubricant when start the vehicle, व्हीकल को जब स्टार्ट करना उससे पहले चेक किया जा सकता है lubricant का लेवल, एंड refill if required, refill if required, जब भी जरूरत पड़े तो उसको क्या किया जा सकता है, रिफिल किया जा सकता है, ठीक है, तो इससे क्या है, ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है, पंप इसके अंदर भी रहता है जो कि लुब्रिकेंट को सप्लाई करता है, तो पंप प्रॉब्लम, ठीक है, पंप की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पंप जो है वो खराब हो गया, ठीक है, रिपेयर द पंप and check whether there are leakage of lubricant, lubricant की लीकेज तो नहीं हो रही वहां पे, जिसके कारण वो पंप सही से वर्क नहीं कर रहा, तो सील्स वगैरह चेक करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है, तो ये सारी इसकी क्या है, रिपेयर है। और लास्ट में आप क्या कह सकते हैं, पंप प्रॉब्लम के बाद और कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, एमल्सिफिकेशन ऑफ lubricant, emulsification of lubricant, lubricant जो है वो इमल्सिफाई हो गया, ठीक है, इमल्सिफाई होने का क्या मतलब है कि वो जो है उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स चले गए, वो जो पहले जो था वो थोड़ा सा डेंस था, अब वो जो है उसकी डेंसिटी कम हो गई है, ठीक है, वो मिनरल की फॉर्म में ज्यादा आ गया है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो है अच्छा लिब्रिकेशन नहीं कर पाता, तो इसके कारण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा खराब करता है इंजन को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज द लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को चेंज कर दो निकाल के, ठीक है, तो कई बार सर्विस करते हैं आप थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो इसके कारण आप क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, फिर से नया लुब्रिकेंट उसके अंदर ऐड कर देते हैं, जो खराब हो गया पहले वाला उसको निकाल देते हैं, ठीक है। अब अपने ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर यही बातें थी, ठीक है, एक लास्ट चैप्टर का अपना एक टॉपिक रह गया था, ठीक है, जिसके अंदर अपन डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम पढ़ रहे थे, फ्यूल सप्लाई सिस्टम, फ्यूल सिस्टम इन डीजल इंजन, उसके अंदर एक टॉपिक था CRDI, CRDI, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको पहले अपन ने उस टाइम पे ये रह गया था क्योंकि अपन ने लास्ट में इसको करना था, और लास्ट में आज अपन इसके ऊपर बात करते हैं। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है,
ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर एक कॉमन रेल रहती है, एक कॉमन जो है सप्लाई सिस्टम रहता है। कॉमन सप्लाई सिस्टम क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है फ्यूल को टू द डिफरेंट सिलेंडर्स। ठीक है, मतलब कि एक ही रेल, एक ही सप्लाई सिस्टम, एक ही जगह पे सारी जो है पंप होता है और वहां से जाके वो आगे जाके एक्यूमुलेटर की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर के अंदर उसकी सप्लाई जाती है। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है, सबसे पहले आता है एक पंप जो कि एक रॉकर आर्म से चल रहा होता है। ठीक है, ये आ गई रॉकर आर्म। ठीक है, रॉकर आर्म एक कैम शाफ्ट या किसी भी चीज से चल रहा होता है एक पंप। तो उस पंप से सप्लाई जाती है टू ए एक्यूमुलेटर। एक एक्यूमुलेटर होता है जो कि एक बस पार्ट है इसका। ठीक है, उस एक्यूमुलेटर के अंदर फ्यूल की सप्लाई जाती है जो कि पार्ट्स में जाती है ताकि वो जो है सब जगह पे बराबर प्रेशर डाले। ठीक है, यहां से ये क्या बन गया, अब कॉमन रेल होगी, एक ही रेल इनकी वो है, एक ही जगह से सप्लाई हो रही है। अब यहां से सप्लाई जाती है टू डिफरेंट सिलेंडर्स। ठीक है, तो ये आ गया फर्स्ट जो है अलग अलग जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई जाती है। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर जो कि यहाँ से इस रोकर आर्म से चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है, वो यहाँ पे टाइमिंग होती है उनकी कि कब उन्होंने फ्यूल को सप्लाई करना है। यहाँ पे दूसरा होएगा और यहाँ पे तीसरा। ठीक है, इनकी अलग अलग टाइमिंग है कि कब इन्होंने फ्यूल को सप्लाई करना है। ठीक है, जैसे ही ये रोकर आर्म घूम के किसी के साथ कनेक्ट होगी तो वहां से पंप होगा फ्यूल और वो जाएगा सीधा सिलेंडर्स के अंदर। ठीक है, तो इस तक सप्लाई पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ दीज, और यहां से ये गई सप्लाई सिंगम को। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे इनके अंदर सप्लाई पहुंची और ये क्या करते हैं फिर आगे चल के ये अलग अलग सिलेंडर्स को सप्लाई करते हैं फ्यूल। ठीक है, तो ये चला गया फर्स्ट सिलेंडर के अंदर, फर्स्ट सिलेंडर इंजेक्टर के अंदर। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट इंजेक्टर। ठीक है, ये आ गया सेकंड इंजेक्टर। कैसे, इंजेक्टर 1, इंजेक्टर 2, और यहां से सप्लाई होगा इंजेक्टर 3। ठीक है, तो एक एक्यूमुलेटर, यहां पे ये आ गया एक्यूमुलेटर, जिससे फ्यूल जो है वो सप्लाई हुआ टू डिफरेंट जो मीटरिंग या उनको क्या कह सकते हैं टाइमिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे टाइमिंग एलिमेंट्स हैं, टाइमिंग एलिमेंट्स, ये जस्ट बॉल्स हैं। टाइमिंग एलिमेंट्स क्या है, एक बॉल्स हैं जो कि रोकर आर्म से चलते हैं। तो ये क्या है, रोकर आर्म, रोकर आर्म, और रोकर आर्म से चलते हैं और ये तय करते हैं कि कौन से उसमें जाएगा फ्यूल सबसे पहले। तो ये एक कैमशाफ्ट है, जैसे कि कैमशाफ्ट घूम के जैसे भी जिस वाल्व को ओपन करेगी उसमें से फ्यूल सप्लाई होगा। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर के अंदर हाई प्रेशर के अंदर जो है फ्यूल सप्लाइड होता है। हाई प्रेशर फ्यूल, यहां पे क्या है, एक प्रेशर गेज, और ये तय करते हैं कि कौन से उसमें जाएगा फ्यूल सबसे पहले। तो ये एक कैमशाफ्ट है जैसे कि गेज लगी हुई है। हाई प्रेशर फ्यूल इज स्टोर्ड इन ए एक्यूमुलेटर, इज सप्लाइड इन ए एक्यूमुलेटर। ये एक्यूमुलेटर क्या करता है, अब ये सब जगह पे बराबर फ्यूल की सप्लाई करेगा तीनों के अंदर। ठीक है, इट सप्लाइज, एक्यूमुलेटर सप्लाइज fuel under pressure to all the cylinders, सभी सिलेंडर्स, सॉरी सिलेंडर्स को नहीं, टू टाइमिंग एलिमेंट्स, टाइमिंग वाल्व्स या वाल्व कह सकते हैं वाल्व्स, विच ऑपरेट
बाय रोकर आर्म। रोकर आर्म से ऑपरेट होते हैं वो, ठीक है। रोकर आर्म से जो वाल्व ऑपरेट होते हैं उनके पास ये फ्यूल को सप्लाई कर देता है, ठीक है। अब जो है बराबर प्रेशर से सब जगह से फ्यूल जो है वो उस तक पहुंच रहा है, तो रोकर आर्म डिसाइड करती है, रोकर आर्म open and close opens and closes the valve where supply required, where supply of fuel required, जहां भी सप्लाई रिक्वायर्ड है वहां पे उस वाल्व को ओपन कर देगी और दूसरे वाल्व को क्लोज कर देगी, ठीक है। एक में सक्शन स्ट्रोक चल रहा होगा, एक में कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा होगा, एक में ब्लास्ट हो रहा होगा। तो जिसमें ब्लास्ट हो रहा है उसमें फ्यूल की सप्लाई चाहिए, तो कैमशाफ्ट घूमेगी टाइमिंग के हिसाब से उस वाले उसके ऊपर जाकर वो खोल देगी वाल्व को, तो वहां पे फ्यूल की सप्लाई हो जाएगी, जिसके कारण वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। बहुत ही सिंपल है, सबसे इजी है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके के सिस्टम आते हैं लेकिन वो सारे टिपिकल होते हैं। तो इसकी एडवांटेज क्या क्या है, ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एडवांटेज लिखते हैं, एडवांटेजेस सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या लिखा जा सकता है और क्या चीजें होती हैं इसके अंदर, जो ये है इसका सिस्टम जो है बहुत ही कम, एक ही पंप रिक्वायर्ड होता है, वन पंप इज सफिशिएंट टू सप्लाई द फ्यूल। फ्यूल को सप्लाई करने के लिए एक ही पंप रिक्वायर्ड रहता है, फ्यूल को सप्लाई करता है, ठीक है। ये दूसरी इसकी एडवांटेज होगी। पहली सिंपल इन कंस्ट्रक्शन होगा ये, ठीक है। और तीसरा क्या है, सप्लाई प्रेशर जो है इंडिपेंडेंट होता है, वो स्पीड के हिसाब से नहीं होता, मतलब कि स्पीड ऑफ व्हीकल के हिसाब से नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपने आप में एक्यूमुलेटर के प्रेशर के हिसाब से डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल जो है वो किस इंजन के ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये है इसकी सिंपल कंस्ट्रक्शन और बहुत ही इजी जो है, मेंटेनेंस इसकी बहुत आसान है, ठीक है। ये सारी चीजें इसकी एडवांटेजेस हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस कौन सी हो गई कि अब जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है और एक्यूमुलेटर इतने प्रेशर को हैंडल कर रहा है, तो लीकेजेस के चांसेस हैं। डिसएडवांटेजेस, चांसेस ऑफ लीकेज, लीकेज के चांस ज्यादा हैं और आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं लीकेज के। और क्या है, वर्किंग डिजाइन जो है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। नॉट सो एक्यूरेट, नॉट सो एक्यूरेट एंड एफिशिएंट, ज्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट भी नहीं है उतना, ठीक है, जितने दूसरे होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली इंजेक्टर टाइप होते हैं, जिसमें इंजेक्टर को डायरेक्ट फ्यूल जाता है, ठीक है। तो वो थोड़े से एफिशिएंट ज्यादा होते हैं क्योंकि वो स्पीड के हिसाब से और बहुत सारी चीजों के हिसाब से इंजेक्ट करते हैं डीजल को। लेकिन ये जो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन है, जिसमें एक कॉमन रेल बनी हुई है, उसी में से जाके फ्यूल जो है अलग अलग आगे सप्लाई होता है। तो ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम रहती है। पंप जो है एक्यूमुलेटर के पास फ्यूल भेजता है, ठीक है। ये है मल्टी सिलेंडर हाई फ्यूल पंप, एचपी हाई प्रेशर पंप है ये मेन पंप। इससे फ्यूल जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर जाता है और उससे फिर आगे कॉमन एक्यूमुलेटर है, फिर उसमें से डिवाइड होता है। डीजल जो है वो किसी भी उसमें जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रेशर बढ़ाता रहता है कंटिन्यू और वहां से प्रेशर जो है आगे जो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, ठीक है। ये है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, जो कि लास्ट चैप्टर के अंदर अपना टॉपिक रह गया था। तो अब अपने जो है ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया, लुब्रिकेशन एंड कूलिंग वाला, ठीक है। कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, इसके अंदर जो थे आपने सारी डिटेल में पढ़ा कि कूलिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे आप उसको मेंटेन रख सकते हैं व्हीकल को, और कैसे लुब्रिकेशन वर्क करती है, उसको कैसे प्रॉपर हैंडल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने इसके अंदर देखी है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन नेक्स्ट चैप्टर जो है उसको करेंगे। इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।